डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जैसे आपने अभी टाइटल देख ही लिया होगा कि बेन स्टोक्स का पिच को देख के इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, जो कि रांची यानी एमएस धोनी से हम पूरा रिलेट कर सकते हैं। तो बेन स्टोक्स ने पिच को देख के उनका दिमाग अलग ही चकरा गया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और दूसरी ओर रोहित शर्मा के पास मौका है कि यहीं पर सील कर सकते हैं सीरीज, 2-1 से टीम इंडिया आगे है। और एक और आपके लिए बड़ी खबर है, वो है कि श्रेयस अय्यर की जो चोट है उसमें कुछ खोट है, तो उस पर भी पूरी बात होगी। तो लव, पहले बात करते हैं हम, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 हमारे सामने आ चुकी है, फिर हम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पे जाएंगे। तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में हमें दो चेंजेस दिख रहे हैं। एक है ओली रॉबिन्सन आ रहे हैं मार्कवुड की जगह। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ओली रॉबिन्सन को अगर हम देखें तो उनको एक बार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच से बाहर भी कर दिया गया था उनके कमेंट्स की वजह से। तो उसके बाद दोबारा से उनका वापस आना, हमने देखा कि उन्होंने इंग्लैंड लायंस के लिए भी खेला है, तो उसके बाद अब टीम में उनको जगह मिल चुकी है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो शोएब बशीर भी आ चुके हैं और रेहान अहमद, जिनको हम देख रहे थे कि पिछले 2 मैचों से अच्छी उनकी कुटाई हो रही थी, तो उनको हटाकर और लाया गया है शोएब बशीर को। मतलब लग रहा है कि इंग्लैंड वही थोड़े बहुत चेंजेस कर रही है, लेकिन टीम तो ऐसा लग रहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट वाली बात चल रही है। ये चेंजेस तो देखिए प्रेशर की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि रेहान अहमद को देखा था आपने पहले टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में मार तो खा ही रहे थे वो, है ना। जायसवाल जिस हिसाब से आगे बढ़ बढ़ के, कोई नया बैट्समैन भी आ रहा था उनको आगे बढ़ के मार रहा था। तो रेहान अहमद का जाना तो मतलब थर्ड टेस्ट पे भी उनको मौका मिल गया था, तो बड़ी बात मानी जा रही थी कि यहाँ पे इनको अभी इतना कूटने के बाद भी खिला लिया गया। बाकी रही बात मार्कवुड की, मार्कवुड का भी बहुत अच्छा कुछ सीरीज अब तक नहीं गई थी, बिल्कुल। तो एक चेंज नेसेसरी था। और ओली रॉबिन्सन जो थे, उन्होंने परफॉर्मेंस लगातार इंग्लैंड लायंस की तरफ से खेलते हुए करते आ रहे थे, पहले मैच में भी उन्होंने अच्छा खेला था, तो ओली रॉबिन्सन की जगह बन रही थी। और कहीं ना कहीं ओली रॉबिन्सन एक बैटिंग एस्पेक्ट भी कंपैरेटिवली बेटर प्रोवाइड करते हैं मार्कवुड से। जी। और उसमें भी एक और चीज जो कि मेरे को अच्छी लगती है ओली रॉबिन्सन की, है कि वो थोड़ा आपको बैटिंग में वो डेप्थ देते हैं जो अभी इंग्लैंड को जरूरत भी है। कुछ बल्लेबाज इंग्लैंड के देखें तो वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिसमें हम जो रूट को पूरा देखते जा रहे हैं और जॉनी बेयरस्टो, उनके ओपनर्स हैं जो उनको एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। हर बार 50 रन से ऊपर की जितने भी मैचेस में हम देखें तो एक दो मैचेस में आपको दिखा होगा जिसमें 45 या कम रन बने हैं। वरना आप पूरे तीनों टेस्ट मैच की 6 इनिंग्स में देखेंगे तो हर मैच में उन्होंने एक सॉलिड पार्टनरशिप दी है और एक बेस बनाया है। और बेन टैकेट की बात करें तो उन्होंने तो पिछले मैच में 150 रन की पारी खेली, वो एक गेम चेंजिंग हो सकती थी, लेकिन इंग्लैंड ने, मैं कहूंगा कि कैपिटलाइज नहीं किया उस पर, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि 207 रन पर 2 ही विकेट गिरे थे। कैपिटलाइज करने का मौका कहाँ मिला, जायसवाल तो मतलब हावी हो नहीं, गए। जायसवाल तो अगली इनिंग्स में है ना, हाँ, उससे पहले तो इंग्लैंड का उसमें ये था 207 रन पर बेन दो डेकेट, विकेट थे। देखिए बेन डेकेट के अलावा और किसी ने खेला भी नहीं उस मैच वही। में। बेन डेकेट भी आउट हो गए एक एंड से, जब बुमराह ने विकेट लिया उसके बाद से विकेट लगातार गिरते रहे। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ प्रेशर वाला मैच मुझे नहीं लगा कि हाँ भाई इंग्लैंड की तरफ से भी कुछ रिटालिएशन आया। लेकिन दूसरे दिन तक डोमिनेट तो करके मतलब लग रहा था कि मैच बहुत ज्यादा या हाँ तो भाई, ड्रॉ के जब लिए उस जो जाएगा या सेकंड पे फिर को बेन बैलेंस हो डेकेट ने जाएगा। अटैक करा था तभी लगा था कि हाँ भाई कुछ चांस इंग्लैंड का है, वरना तब भी ये चला था कि हाँ हो गया तो ड्रॉ होगा। वही। क्योंकि एक बंदा, अकेला बंदा ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ पूरा मैच ही पलट दे। तो बिल्कुल। हर बंदा जायसवाल भी नहीं है ना कि 200 मार दे इंजरी के बावजूद। जायसवाल और बेन डकेट की आपने बात करी तो बेन डकेट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, माइकल वॉग ने भी क्रिटिसाइज किया उनको, और उसके साथ ही माइकल क्लार्क ने भी स्टेटमेंट दी। वो आपको बताया था कि स्टेटमेंट क्या थी। बेन डकेट ने ये कहा यशस्वी जायसवाल की पारी की कि जो वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं उसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। तो माइकल वॉग ने, और बात करें कि हम क्लार्क की, क्लार्क ने एक बहुत बड़ी बात कही उसमें कि आप अभी आपने अटैकिंग क्रिकेट खेला, अच्छी बात है आपने खेला, अटैकिंग रेट तो लेकिन हेडन के लेकिन टाइम पे होता था, हाँ, हेडन गिलक्रिस्ट वगैरह। तो बात यही थी कि आप अभी, हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं अटैकिंग क्रिकेट के। आप भी पहले, बेन डेकेट ऐसा नहीं था कि पहले दिन से आए थे तो अटैक ही कर रहे थे। वो आपने क्रिकेट का एक अपना प्लान बनाए, उसको एग्जीक्यूशन पे लाए कि बेसबॉल, हमें जो बात हुई है कि आप रन्स बनाने के लिए देखिए, चाहे आपके विकेट्स गिरे ना गिरे उस पर आप ज्यादा निर्भर ना रहे, आप रन्स बनाने देखें कि सामने वाले ने 300, 350, 400 रन बनाए तो हम उनको कितनी जल्दी बना सकते हैं, कितनी अच्छी हम रन रेट रख सकते हैं, उस वाली बातचीत। तो लेकिन ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, वीरेंद्र सहवाग इंडियन टीम में तो कब से आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वीरेंद्र सहवाग ने अटैकिंग क्रिकेट खेली। उससे पहले अगर और भी पहले जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू, वो शुरुआत से अटैकिंग क्रिकेट ही खेलते आ रहे थे। श्रीनाथ हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। तो ये प्लेयर पे प्लेयर डिपेंड करता है। आप टीम एग्जीक्यूशन में अगर आप कहें कि बेन डकेट ये कह रहे हैं कि हमने अटैकिंग क्रिकेट पूरा टीम ने खेलने लगा, तो वो इंडिया में आके तो फेल हो चुका है। बीच में आप खेलते हैं, आप सेकंड इनिंग्स में देखेंगे तो उनकी जो रन रेट थी वो 2 या 3 की भी नहीं थी। मैंने एक स्टेटमेंट अभी किसी और भी फॉर्मर क्रिकेटर का पढ़ा था कि उन्होंने भी कहा था कि बेसबॉल का जो कॉन्सेप्ट है ये
आप हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेल के हर जगह पे जीत नहीं सकते हैं, वो हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्लैट तो अभी बैक कुछ चाहिए। आने वाले, हाँ, कुछ आने वाले टाइम पे अगर ऐसे परफॉर्मेंस रहता है तो बेसबॉल बहुत बड़ा फेलियर भी नजर आ रहा है। और फेलियर तो इंग्लैंड का आपने इंडिया में वर्ल्ड कप में ही देख लिया था। ना उनका कोई सभी अटैकिंग गेम चल पाया था, ना उनका कोई डिफेंस गेम चल पाया था। मतलब वो कंफ्यूज ही थे, तो उनको अभी अपना ही गेम नहीं पता कि इंडिया में क्या खेलना है। बेसबॉल भी खेलना है तो वर्ल्ड कप में मेरे को पता चल गया था कि वर्ल्ड कप में जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आकर आप बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देंगे, एकदम से आपके माइंडसेट में चेंज आ जाएगा। आपको उस चीज का पहले से ही प्रेशर था। इंडिया ने पहला मैच जो हारा वो खुद की गलती से हारा, उसमें इंग्लैंड ने बहुत अच्छा नहीं खेला। मुझे लग रहा है कि इस बेसबॉल अप्रोच का बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है जो रूट के ऊपर भी, क्योंकि जी, जो रूट ऐसे शॉट्स खेल कर आउट हो रहे हैं जो वो यूजुअली नहीं खेलते थे अपने टाइम पे, और जो पिछली रूट के सीरीज में टाइम, 200 रन मार रहे हाँ, थे वो। पिछली सीरीज में मुझे अच्छे से याद है कि जिस तरीके से जो रूट का हम लोग विकेट मिलता नहीं था किसी बॉलर को, बहुत मुश्किल से जो रूट के विकेट मिलते थे, और वो अप्रोच कहने के इंग्लैंड के लिए कंपैरेटिवली बहुत बेटर था। तो जो रूट को एटलीस्ट अपना नेचुरल गेम प्ले दिखाना चाहिए, बाकी अगर बेसबॉल खेल रहे हैं तो खेले, क्योंकि जो रूट की परफॉर्मेंस पे और उनके करियर में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है इस एग्रेसिव स्टाइल का। और जो कप्तान है वो ही किसी पारी में, मुझे आज तक अभी तक मैंने जितनी भी 6 की 6 पारी आप देखें, किसी में भी उन्होंने बेसबॉल तो उन्होंने खुद नहीं खेला। हम्ने तो जब कप्तान ही और आपका जब बेसबॉल खेलने की नहीं कोशिश खेलता, करी तो आउट हो गया फिर। वही जब भी उन्होंने बेसबॉल की कोशिश करी वो आउट हो गए। तो ऐसा कैसा गेम है आपका कि आप हर बार ही या तो आप खेलते नहीं है, और खेलते हैं तो खुद ही आउट हो जाते हैं। तो जिसके हाथ में कमान है वो ही नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा, तो बाकी टीम प्लेयर्स कैसे एग्जीक्यूट नहीं, करेंगे। देखिए, बेसबॉल का तो ये है कि एक पुराना वीडियो अगर आपने देखा हो जब ब्रेंडन मैकलम कोच बने थे, बेसबॉल सिर्फ ब्रेंडन मैकलम खेल पाते हैं इंग्लैंड की टीम में, वो भी कोच है, तो उनको मौका नहीं मिलता। तो फिर वो स्टोक्स का भी आपने देखा था, स्टोक्स आगे बढ़ के कहीं शॉट मार पा रहे थे। तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि इंग्लैंड की टीम अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, तो बहुत एज सच कुछ इम्पैक्ट बेसबॉल को मुझे नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। वो इंग्लैंड में सूट करता है, हाँ भैया बिल्कुल फ्लैट पे आप आगे बढ़ बढ़ के खेल लो, मार लो बॉलर्स को। जी, अब इंग्लैंड की तो हमने बहुत बात कर ली, अब इंडियन टीम की बात कर लेते हैं। आपको कुछ कुछ अपडेट दे देते हैं हम उसमें। बुमराह जो है वो रेस्ट ले चुके हैं, चौथे मैच से बात करें तो हम। और मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन भी है, क्योंकि पांचवा मैच है वो है धर्मशाला में, तो वहां पे सीमिंग कंडीशन के लिए, और इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में बुमराह की बहुत जरूरत है। तो उस हिसाब से आप देखें तो बीच में एक वर्कलोड मैनेजमेंट में एक मैच तो बुमराह को आराम मिलना ही चाहिए था। और रांची सबसे अच्छा मौका है जब टीम इंडिया पहली सीरीज में आ गया। उनकी जगह मुकेश कुमार और आकाशदीप दो बॉलर्स हैं जो आ सकते हैं, उनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है, और दूसरे तो मोहम्मद सिराज है ही है। और इसके अलावा केएल राहुल इस मैच में भी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और एक और चेंज में मैं कहूंगा कि केएल राहुल की जगह तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई चेंज आने वाला है। तो बाकी तो ओवरऑल टीम मुझे लगता है सेम ही खेलेगी। बस एक ही चेंज दिख सकता है, और अगर उनको एक लेफ्टी खिलाना हुआ, कि अभी जायसवाल का हम कंफर्म नहीं है कि जायसवाल फुली फिट है कि नहीं, और उनके जो हमने देखा था लास्ट मैच की इनिंग्स में, जिस तरीके से उनको बैक में फील्डिंग में भी दिक्कत थी और बैटिंग करते हुए भी दिक्कत हो रही थी। नहीं, देखिए, पर्टिकल को चांस मिल जाएगा अगर फोर्स इंजरी की वजह से बाहर होते हैं, तो फिर वो तो फिर पर्टिकल का चांस बन रहा है, क्योंकि लेफ्टी वही लाइफ और लाइक रिप्लेसमेंट वाली बात है, ओपनिंग भी करना जानते हैं पर्टिकल, और वो भी अच्छा, उनका अभी भी मैच जो रहा था इंग्लैंड लैंड के अगेंस्ट, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, एक सेंचुरी मारी थी उन्होंने पहले टेस्ट में। तो पर्टिकल का चांस बनेगा अगर इंजरी होती है तो, वरना जायसवाल के साथ अगर इंडिया जाएगी तो जायसवाल मुझे लगता है अभी फिर एक सेंचुरी डबल सेंचुरी मारते कोई बड़ी बात नहीं है। और पोप अपने लिए तो स्पिनर्स की बात उन्होंने की नहीं, उन्होंने टीम इंडिया के स्पिनर्स की बात कर ली थी कि पिच ऐसी है कि 4 स्पिनर्स भी खेल सकते हैं। तो उनको अगर इतना ही स्पिनिंग लग रहा था तो उन्होंने खुद ने क्यों नहीं खिलाया, वो मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि ऑफ स्पिनर तो उनके पास पहले से, बशीर की बात करें तो जो रूट कर ही रहे थे, 25-25 ओवर बशीर डाल का भी रहे थे। देखिए, जितना इन्होंने हाइप बनाया था बशीर का भी, मुझे ऐसी बॉलिंग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हाई नहीं लगी। वीजा गई था बस। हाँ, बस वीजा का ही था कि हाँ भाई, वीजा नहीं मिल रहा, तो हम लोगों का एक वो होता नहीं है कि पहले ही आप कुछ ऐसा बना देते हो कि हम हार भी जाएं तो कुछ ऐसा वो ना पड़े, बिल्कुल प्रेशर ना आए, तो वही वाला सीन है कि वीजा वाली बात इतनी उठा दी, लेकिन कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नजर नहीं आया बशीर का, उनको भी इजीली खेल ले रहे थे मुझे बैट्समैन। पता नहीं कि आदिल रशीद का क्या डिसीजन था, वरना अगर मैं देखूं ओवरऑल एक्सपीरियंस या वैसे बात करूं तो दो प्लेयर्स हैं, जिसमें मोइन अली ने तो खुद नहीं बोल दिया कि मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना, मुझे लीग्स और उस पर T20 पे ज्यादा फोकस रखना है। वरना बीच में एक बार उनको बेन स्टोक्स लेके भी आए थे, अगर हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें तो मोइन अली एशेज में थे। तो आदिल रशीद का अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि वो क्यों नहीं है, वरना मैं देखूं तो रेहान अहमद, ये बाकी जितने भी स्पिनर्स खेल रहे हैं उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किलफुल बॉलर देखे तो आदिल रशीद थे, जो कि हमें पूरी सीरीज में नहीं दिखे। वरना थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि कंपटीशन इंडिया के लिए एक तरफ से दिखता आपको कि आदिल रशीद जिस तरीके से स्पिन भी करते हैं और एक कंसिस्टेंट लाइन पे बॉल फेंकते, वही फर्क है। वरना तो कोई स्पिनर ऐसा नहीं है कि आप उसको, आप जो हम 2012 में जब हारे थे, जब मोंटी पेनेसर और गेम्स जॉन जो सबसे लेजेंडरी बॉलर है इंग्लैंड के, अगर हम स्पिनिंग की बात करें तो उस जैसा थोड़ा भी रिफ्लेक्शन दे पाए।
नहीं देखिए, आदिल रशीद कंपैरेटिवली बैट्समैन भी बेटर है रेहान अहमद से। तो उनका तो अगर वो होते तो बात ही अलग थी। लेकिन मुझे तब भी लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपर हैंड रहता, क्योंकि इंडिया एक तो इंडिया की कंडीशन से बहुत ज्यादा वाकिफ है, और इंडिया के बैट्समैन हर तरीके के स्पिनर्स को खेलना उनको आता है प्रॉपरली। और जायसवाल, सरफराज, ये जिस तरीके के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी मारी लास्ट में, तो जिस तरीके के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इंडिया को एज सच कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। जी, और उसमें सबसे मेन रीजन मेरे को लगता है कि अब इंडिया के पास यही होगा कि पडिक्कल को अगर जायसवाल फिट भी होते हैं तो एक चीज वो कर सकते हैं कि पाटीदार की जगह भी मौका दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा हो जाएगा कि हमें जो जडेजा को हमें बहुत ऊपर भेजना पड़ता है कभी ना कभी, कि आप लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तो बीच में एक मिडल ऑर्डर में आपके लिए एक अच्छा बल्लेबाज हो जाएगा जो रन बनाता हुआ आ रहा है। तो अगर पडिक्कल को 4th नंबर पर भी रखते हैं पाटीदार की जगह, तो भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है टीम इंडिया के लिए। अब ये है कि पाटीदार को टीम इंडिया एक और मौका देना चाहती है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा। खबरें तो ऐसी ही आ रही कि पाटीदार को एक और मौका मिलेगा। जी, अब बाकी कंफर्म तो मतलब अब वही मैच डे भी होता है। मैच डे कल ये आपको मतलब कंफर्म होगा कि वही। इस चीज का कि पाटीदार खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। वरना ओवरऑल टीम इंडिया की तो सेम ही टीम लग रही है मुझे। बॉलिंग में तो कितना भी कह ले, इंग्लैंड खुद ही कहना चाह रही है कि 4 स्पिनर्स खेलेंगे। अगर इंडिया को 4 स्पिनर्स खिलाने होते तो मुझे नहीं लगता कि वो मुकेश कुमार को ऐड भी करते। ओवरऑल तो यही लग रहा है कि मुकेश कुमार फिर से आपको मैच खेलते हुए दिखेंगे, वरना मुकेश कुमार को ऐड नहीं किया जाता। और आकाशदीप का आकाशदीप का कुछ डेब्यू बहुत होना। ज्यादा, हाँ, आकाशदीप का कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो मुकेश कुमार को शायद प्रायोरिटी मिलेगी। हाँ, मुकेश कुमार ने मतलब ऐसा भी नहीं कि एक मैच उनका खराब गया है, तो एक मैच तो अगर हम बात करें तो पहला मैच तो सिराज का भी खराब ही गया था। हम्म। तो उस नजरिए से देखें तो ओवरऑल बात है कि आप खिलाना चाहेंगे तो खिला सकते हैं आकाशदीप को, वरना मुकेश कुमार के चांसेस फेवरेट भी ज्यादा है। और फिर सिराज तो हमने देखा है कि दोनों मैचेस में देखें तो पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट भी लिए थे फर्स्ट इनिंग्स में। तो ओवरऑल वो तो अब इनको बॉलिंग लंबी में स्पेल इंप्रूव दी कर। जाएगी तो ऑब्वियसली, आप पहले जब मौका मिल रहा था उनको मौके भी कम मिल रहे थे, कम ओवर्स की स्पेल मिल रही थी, उसके बाद हटा दे रहे थे। जी, तो वो अटैक, अगर कोई बैट्समैन अटैक करा तब भी आप बॉलर को थोड़ा बहुत आप टाइम देंगे, तो बॉलर सिराज ऐसे बॉलर हैं जो दिखाएंगे, प्रूव करेंगे। और वही। वही अब दर्शकों को एक और, अब आईपीएल में तो धोनी की झलक अब हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कल भी हो सकता है कि एम एस धोनी की झलक आपको मिले, क्योंकि शुभमन गिल उनकी बात कर रहे हैं, ध्रुव जुरैल उनकी बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एम एस धोनी कल आपको मैदान में या फिर इंटरेक्शन करते हुए कहीं ना कहीं आपको दिख सकते हैं, क्योंकि रांची में मैच हो रहा है और वो आएंगे तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फैन बेस अपने आप ही आ जाएगा टेस्ट को लेके। विराट कोहली आपके पास है नहीं, तो एक ब्रांड की बात करें तो एम एस धोनी वो हैं जो फैंस को लेके आ सकते हैं, अगर हम टेस्ट मैच में देखें ओवरऑल ऑडियंस को पर्सपेक्टिव से, क्रिकेट फैंस के एम पर्सपेक्टिव। एस धोनी अपना जो इनपुट देते हैं वो समझ लीजिए गोल्ड होता है, बिल्कुल। वो एक इनपुट बहुत ज्यादा काम आ जाता है इंडियन टीम के। जी, और अभी भी आईपीएल खेल रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है आईपीएल अगर लास्ट आईपीएल इस सीजन होता है तो उसके बाद एम एस धोनी को कहीं ना कहीं एक लीडरशिप रोल दिया जाएगा उनको इंडियन टीम के लिए, या तो फिर लेकिन तो धोनी लेना चाहेंगे। मुझे धोनी का एक बार अभी वो दिखा T20 में, उसके बाद अगर और एक बहुत ही शॉर्ट टर्म रोल था वो, तो बस खाली मिलेगा, T20। रोल तो मिलेगा, लेना चाहेंगे मेरे हिसाब से धोनी, क्योंकि धोनी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इंडिया के लिए, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो। जी, अब इस पर तो आगे उनके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी प्राइवेट और उस लाइफ में रहें, या फिर वो टीम इंडिया में इन्वॉल्व रहें, ये तो देखा जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात जो हम तीसरी बात कर रहे थे उस पर बात कर लेते हैं, वो है श्रेयस अय्यर। तो उनकी चोट में एक खोट पता चल गया है कि रणजी ना खेलने के लिए उन्होंने एक सबसे बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरे इंजरी है। और वहीं एनसीए ने अब मेल कर दिया बीसीसीआई को, और उसमें बताया गया है कि जो क्वार्टर फाइनल था उससे पहले वो फिट थे। तो मतलब वो भी ईशान किशन के साथ साथ उसी गली में निकल लिए हैं जो हार्दिक पांड्या निकले हुए हैं। देखिए, श्रेयस अय्यर क्या कर सकता है, ईशान किशन ने भी अभी अवॉइड ही करे रणजी मैचेस। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अवॉइड करके रणजी मैचेस क्या मतलब है, क्योंकि आईपीएल अभी, जबकि जयशा का स्टेटमेंट भी आया था कुछ टाइम पहले कि रणजी भी उतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आईपीएल सिलेक्शन की बात हो चाहे नेशनल सिलेक्शन की बात लेकिन वो मैंडेटरी नहीं हुआ, मुझे लगता है मैंडेटरी होता हो। तो। मैंडेटरी के लिए ही उन्होंने बोला, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ये चीज है रणजी खेलना। तो अब इन दोनों के ऊपर है कि अगर आगे करियर अपना बेहतर तरीके से चाहते होंगे ये लोग तो खेलना चाहिए इनको। जी, वरना तो आपका बस यही है कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट में आप खाली आईपीएल ही खेलते रह जाएंगे उसके अलावा। और उसमें भी आपका ईशान किशन और दोनों, श्रेयस अय्यर की बात करें तो उनका बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। अब वो ये है कि इंडियन कैप्टन बनाने होते हैं तो श्रेयस अय्यर कप्तान बन जाते हैं, वरना तो उन्होंने कोई कप्तानी में अच्छा नहीं किया। ईशान किशन की बात करें तो उनके बस आईपीएल में पैसों में बैग में पैसे भर जाते हैं कि जैसे 15 करोड़ में
जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो उनको ले लिया था एमआई ने। नहीं, अय्यर की कैप्टनसी अय्यर की जब गौतम गंभीर ने मिड सीजन में छोड़ी थी, उसकी वजह से अय्यर ने जब से कैप्टनसी संभाली थी तो डीसी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। और कैप्टनसी केकेआर के लिए भी अय्यर ने एक सीजन करी है, बट कैप्टनसी बहुत अच्छी रही। लेकिन प्लेऑफ में कहाँ लेके गए? अब प्लेऑफ में देखिए वो टीम पे डिपेंड करता है, आप अकेले नहीं ले जा सकते हैं। और अकेले नहीं तो हाँ, आपने मतलब आप कैप्टेंसी पे कहाँ जज करेंगे? अगर अच्छे कप्तान होते तो आप कम से कम प्लेऑफ में तो लेके जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाइटल जिताइए, लेकिन आप प्लेऑफ में तो आपके लिए 14 मैचेस होते हैं आपके पास। क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। वेंकी मैसूर का भी, तो फिर वेंकी मतलब फिर मैसूर इस को लेके तरीके से भी मैं देखें एक तो हम स्टेटमेंट, एमएस धोनी और फिर कोई भी कप्तान अच्छा ही नहीं है। अगर उनको कप्तान हम अच्छा इसलिए कहते हैं कि वो कंसिस्टेंसी है। ये कंसिस्टेंसी धोनी का कंपैरिजन आप किसी नॉर्मल कैप्टन से, किसी नॉर्मल प्लेयर नहीं से नहीं कर धोनी सकते। मतलब धोनी की लीग वाली में कह रहा था इस जैसे रोहित शर्मा भी है हमारे रोहित सबके लिए, शर्मा भी रोहित शर्मा सही है। बहुत अच्छे कैप्टन है। और कुछ कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिसमें एमआई भी बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल होती है। तो वो डिपेंड करता है एमआई सीजन टू बॉटम सीजन। ऑफ द टेबल होती है, लेकिन आधे एंड में लेग में। वापस, एंड में वापस आधे आती है, लेग लेकिन तब भी आप कई मैचेस, आप कई सीजन ऐसे रहे इसमें एमआई ने बिल्कुल लास्ट फिनिश किया है, 7वें 6ठे पे ऐसे हाँ फाइनल में रहे। मतलब इसे 2 सीजन पहले बात करें तो सीएसके और एमआई दोनों ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे हाँ, और बॉटम ऑफ द तो टेबल वो में थे। सीजन टू सीजन डिपेंड करता है। अगर श्रेयस अय्यर का एक खराब सीजन रहा तो हम लोग एक सीजन पे जज नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन एज अ प्लेयर डीसी मतलब मैं को बहुत प्लेऑफ उनको में लेके गए। इम्पैक्टफुल आपको खुद को आप बता दीजिए, आपको उनकी 3 पारियां कोई अगर ऐसी याद हो जो उन्होंने आईपीएल में बहुत ज्यादा अच्छी कर दी। 2016-17 में उन्होंने डीसी से खेलते हुए केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने एक 96 92 रन की पारी मारी थी। मतलब उस टाइम पे केकेआर मैनेजमेंट में, क्योंकि मैं वेंकी मैसूर का मैंने स्टेटमेंट सुना था, क्योंकि वेंकी मैसूर केकेआर की तरफ से ऐसे प्लेयर को उठाते हैं केकेआर के लिए जिन्होंने केकेआर के अगेंस्ट ही अच्छी पारी खेली हो, क्योंकि केकेआर का जो स्पिन लाइनअप है बहुत ही बेहतरीन। अगर कोई केकेआर की स्पिन खेल ले रहा है मतलब कि वो स्पिन तो अच्छा खेल लेगा। और पेसर्स के अगेंस्ट भी अय्यर ऐसे स्ट्रगल नहीं कर रहे थे। तो अय्यर को वो पारी ध्यान में रखते हुए रखा गया। और अय्यर ऐसे प्लेयर हैं जो पेस और एक वो पुल शॉट अगर आप हटा दें, ये तो पुल वही शॉट शॉट के वो, पीछे तो अब पूरी जनता देखिए पड़ेगी। वो जनता पीछे पड़ी, क्योंकि अय्यर का भी स्टेटमेंट आया था कि आपने इतना हुआ बना दिया उस चीज का, लेकिन मैं पुल शॉट खेलने में बहुत कंफर्टेबल हूँ। अब 4-5 बार अगर उस शॉट पे आउट हो गए, शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए पुल शॉट मारते हुए, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो खेल नहीं पाते हैं। लेकिन इसी बात को अगर हम फिर दोबारा रणजी से कंपेयर करके लाएं, जो हमने सरफराज खान के बारे में देखा और उनके लिए बहुत ज्यादा मैं कहूंगा सौरभ गांगुली हो, अनिल कुंबले हो, सबने प्रेज भी किया कि जिस तरीके सरफराज खान ने पेशेंस दिखाया, परसिस्टेंस दिखाई कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है, मैं रन्स बना रहा हूं, बनाते जा रहा हूं। आपको बहुत बार होप आप खोते भी हैं, लेकिन एट लास्ट वो दोबारा टीम में आए और पहले मैच में ही चमके। अभी ये नहीं कह सकते कि वो टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, इस पर कोई भी अभी स्टेटमेंट देना मेरे को नहीं लगता कि जायज होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से भी हमें काफी प्लेयर्स मिले हैं। तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट को आप ये नहीं कर सकते कि दरकिनार नहीं कर सकते, जहां पर आप बड़े बड़े प्लेयर देख रहे हैं कि चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, वसीम जाफर जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए रणजी में। सचिन तेंदुलकर ने भी आखिरी मैच जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने अपना आखिरी मैच भी देखा जाए तो उन्होंने वहां पर भी खेला था। फेयरवेल मैच तो उन्होंने रणजी में भी खेला था। तो जब सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर के लिए इतना इंपॉर्टेंट रणजी है, तो आप इतने बड़े प्लेयर तो अभी नहीं हुए हैं कि आप उन दोनों प्लेयर्स को आप बिल्कुल ये कहें कि हमें तो सिर्फ खाली लीग क्रिकेट खेलना है, जिसमें हमने ईशान किशन का तो देखिए पता चला है कि वो T20 लीग भी खेलने वाले हैं एक आईपीएल से पहले। देखिए अब वो वही स्पष्ट कर पाएंगे कि चोट में खोट है या नहीं है। अब एनसीए के उनके बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो जब तक अय्यर की साइड से हमको सुनने को नहीं मिलेगा, भाई हम लोग अभी वन साइड ऑफ द स्टोरी जानते हैं। जी तो अय्यर की तरफ से जब स्टेटमेंट आएगा तब इस बारे में बात करना बेहतर रहेगा। जी, अभी तक तो बस खोट ही खोट नजर आ रहा है। अब इस पर जब तक उनकी तरफ से क्लियरिटी नहीं आती, जब तक मुझे ये लगता है कि ब्रांड ऑफ द क्रिकेट अब आईपीएल, वही जो हम फुटबॉल में बात करते थे कि फ्रेंचाइजी लीग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, नेशनल लीग्स या नेशनल टूर्नामेंट्स वर्ल्ड कप को छोड़ के लोग ज्यादातर फुटबॉल में हमें देखने को मिलता था, वहीं वहीं अब थोड़ा थोड़ा क्रिकेट में शिफ्ट होता जा रहा है। पिछली बार भी हमें सुनने को मिल रहे थे कि लोग जोफ्रा आर्चर को भी एमआई ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोला था, जिसमें कि वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ईसीबी का नहीं होगा, उनका खुद का होगा, जिसमें सारी एमआई की जो भी टूर्नामेंट फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजीज हैं, जिसमें साउथ भाई अफ्रीका भी जेसन है, रॉय को भी यही दुबई कॉन्ट्रैक्ट भी है। केकेआर ने ऑफर करा था, जेसन रॉय को भी। जी, क्योंकि कोलकाता की भी बात करें तो वो कैरिबियन में भी है, और अगर हम देखें तो वो दुबई वाली साउथ लीग में अफ्रीका भी में है। भी। साउथ अफ्रीका में नहीं है वो, दुबई और उसमें नाइट राइडर्स नहीं है। साउथ अफ्रीका है ना, एडीकेआर आई गेस उसी में। नहीं, केकेआर उसमें नहीं, केकेआर आपको केकेआर साउथ अफ्रीका वाले में भी है, अबू धाबी वाले में अबू तीन धाबी चार और चार फ्रेंचाइजीज हाँ हैं 4 कैरेबियन फ्रेंचाइजीज की। हैं जिसमें उसमें कैरेबियन वाली जो है उनकी सबसे कैरेबियन सक्सेसफुल है शायद। सक्सेसफुल गई है हर बार। ऐसा होता है कि या तो जीतते हैं या फिर वो रनर अप तो रहते ही हाँ, रहते हैं। तो वो त्रिनिदादो नाइट राइडर्स मेरे को लगता है टीकेआर उनका पूरा नाम है वहां हाँ, पर। तो कैरेबियन में अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। तो उस तरीके से देखें तो अब यही है कि लोग बाग ऐसा हो सकता है कि आगे हमें एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें देखने को मिले, लेकिन इसमें बीसीसीआई को एक मेरे को लगता है कि मैंडेटरी एक्शन लेना जरूरी है कि एक स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से प्लेयर्स के लिए जाए कि रणजी इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है।
वरना अभी तक ये कंफ्यूजन जो चल रहा है और प्लेयर्स जिस तरीके के रिएक्शंस दे रहे हैं, तो उस पर अभी तक कुछ भी क्लैरिटी मिलना मुश्किल है। अब ये तो पूरी ओवरऑल बात हो गई। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट की बात करें तो आपसे कल हम टेस्ट डे 1 पे मुलाकात करेंगे और हाइलाइट्स में देखेंगे कि क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 उतरती है और किस तरीके से जो भी टॉस जीतता है, मुझे लगता है कि इसमें बैटिंग ही करना चाहेगा, क्योंकि आप चौथी पारी में चेज करना हमने देखा है, इंडिया भी फेल हुई है और इंग्लैंड तो फेल हुई है। तो दोनों ही टीम्स चेज करते हुए चौथी पारी में तो फेल हुए हैं, तो जो भी टॉस जीतेगा मुझे लगता है कि वो बैटिंग ही करना चाहेगा, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो अब कल हम आपसे डे 1 के हाइलाइट्स पे मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारा ये पूरा प्रीव्यू सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन दबा लें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि आपसे हम कल फर्स्ट डे पे हाइलाइट्स पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।